जय नमस्कार साथियों। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के लेक्चर को, जिसमें आप देखेंगे कि हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था। हम यहां पर पूरा इकोनॉमी, सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स के पहले पहले तक पूरा कोर्स और कंटेंट तैयार करेंगे। आप जो है इससे जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। आप यहां पर देखेंगे, जैसा हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कि इकोनॉमी पढ़ने से पहले हमें क्या है, यहां पर देखना है सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको हमें डिस्कस करना है। और बाकी भी जो सिलेबस था वो मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको डिस्कस किया था कि हम इसमें अंदर क्या पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मेनली हमें पढ़ना है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। साथ में ही हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी और रोल ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले लेक्चर को। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपको पहले यहां पर सीधे इकोनॉमी के फीचर्स पढ़ने से पहले हमें यहां पर यह समझना होगा कि इकोनॉमी होती क्या है, और थोड़ा सा जो कीवर्ड्स रहेंगे बेसिक वो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम आते हैं और यहां पर देखें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा। आप अगर हिंदी में इसके बाद समझेंगे तो अर्थशास्त्र, ठीक है, तो आप इकोनॉमी का मतलब हो जाता है कि यहां पर किस तरीके से जो है रेवेन्यू आ रहा है, किस तरीके से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। पूरा एक साइंटिफिक साइंस रहेगा ये, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इकोनॉमी, तो यहां पर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी इज द सोशल साइंस, ठीक है। यहां पर देखिए, अ सोशल साइंस कंसर्न्ड चीफली विद द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे फिजिकल टर्म्स में रहेंगे उनको हम गुड्स बोलते हैं। चाहे आप किसी भी चीज की बात करें, चाहे क्लॉथ की बात करें, चाहे फूड की बात करें, ठीक है, चाहे आपकी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारे गुड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सर्विसेज के अंदर क्या आता है, सर्विसेज के अंदर आते हैं जैसे टीचिंग हो गई, ये सर्विसिंग कहलाएगी। बैंकिंग जो है वो आपको सर्विसेज देती है, आईटी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपको फर्क समझना है गुड्स और सर्विसेज के बीच में। आपसे यहां पर जो बेसिक इकोनॉमी के कीवर्ड्स है, इसके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इट्स अ सोशल साइंस कंसर्न चीफली विद द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा। इकोनॉमिक्स जो है, यहां पर अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो यहां पे आपको देखना है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट्स स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो कि लिमिटेड रहती है हमारे पास में, उन रिसोर्सेज का किस तरीके से सोसाइटी एलोकेशन कर रही है। और स्कार्स रिसोर्सेज में मेनली क्या आ जाएगा, आपका लैंड आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हमें पढ़ना है अभी यहां पर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी हम बात करें तो ये चार जो है वो मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। यहां पे 3 मार्कर आपको फेम हो सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको किसी भी चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो आपको ये चार चीजें लगेंगी। क्या लगेगा, लैंड लगेगा, लेबर लगेगी, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों चीजें आपको लगेंगी। ठीक है, सपोज मैं आपसे बोल देता हूं कि आपको एक जो है अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है, जिसमें आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसकी, क्लॉथ की, मतलब आप शर्ट्स जो है वो बनाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी बहुत से जो है ब्रांड्स चलते हैं, जैसे पीटर इंग्लैंड हो गया, ये एक क्लोथिंग कंपनी है, रेमंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपना एक छोटा सा सेटअप करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट है क्लॉथ के ऊपर और आपको जो है शर्ट्स वगैरह के डिजाइन पैटर्न सब आपको अच्छे से आता है, तो आपका मन है कि आपको एक इसकी बिजनेस सेटअप करना है। तो यहां पर क्या लगेगा, ठीक है, पहली बात आपको लैंड लगेगा। लैंड लगेगा तो वो लैंड में करेंगे क्या, वहां पर आप अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, जहां पर बाकी के लोग आके वहां पे उसका प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ये क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम यहां पे। सर्विसेज जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके कहीं पर भी बैठ के आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जिसको हम फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको गुड्स प्रोडक्ट करना है तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए एक लैंड रहता है। बैंक्स जो चल रहे हैं उनके लिए लैंड लगेगा। ठीक है, चाहे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, वहां पर लैंड लगता है। कोई शॉप खोलनी है, कोई आपको जो है शोरूम खोलना है, कोई शॉपिंग मॉल खोलना है, तो वहां पे लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहां पे लैंड जो है वो एक मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है। अब जब आप लैंड आपने एक्वायर कर लिया, ठीक है, आप उसमें अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दिया, तो यहां पे क्या लगेगा, आपको लेबर लगेगी। लेबर लगेगी तो अब अगर आपको शर्ट मैन्युफैक्चर करना है तो आपको क्या लगेंगे, लेबर लगेगी, जो कि क्या करेगी, पहले तो आपकी गुड्स वगैरह उतारेगी, उसके लिए भी लेबर लगेगी जहां से प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर साथ में ही आप देखेंगे कि और लोग लगेंगे जो कि उसकी कटिंग करेंगे,
फिर स्टिचिंग के लिए लगेंगे लोग, ठीक है, कुछ आपको फैशन डिजाइनर्स लगेंगे जो उस प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। तो ये पूरे जो लोग हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, लेबर के अंदर आ जाएंगे, जो क्या कर रहे हैं, अपना फिजिकल और अपनी क्रिएटिविटी उस पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम किसमें, कैपिटल में। कैपिटल, अब आपको अगर शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लॉथ लेना पड़ेगा, क्लॉथ लेना पड़ेगा तो उसके लिए कैपिटल लगेगा आपको, ठीक है। आपको जो पेमेंट्स देनी पड़ेगी लेबर्स को उसके लिए आपको लगेगा। साथ में आप फैक्ट्री सेटअप करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, आपकी जो स्विंग मशीन्स हो गई वो आपको लगेगा। तो ये सारी चीजें कहां से आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी कैपिटल से, ठीक है। आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी पैसे की, वो आप क्या करेंगे, कैपिटल के फॉर्म में आप उसका यूज करेंगे, तब जाके आप ये एसेट्स जो है वो अलोकेट कर पाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद में मेजर आ जाता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसा पर्सन जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखता हो और इनोवेशन और क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, जो कि आइडिया को क्या कर सके, अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि क्लॉथिंग ब्रांड की ही हम बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा स्निच का, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, उनका आइडिया था, आइडिया तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे क्लोथिंग ब्रांड चल रहे थे, वो क्या लेके आए, आइडियाज लेके आए अपने डिजाइन्स में। उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया जो डिजाइन कर रहे थे उन कपड़ों को, ठीक है, और उसका फिर प्रोडक्शन उन्होंने सेटअप किया, फिर उसको किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है, ये सारी चीजें लगेंगी। तो ये जो है वो आइडिया कहां से आएगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो अपना सब कुछ लगाने उस पूरे आइडिया पे तैयार हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वो 4 फैक्टर्स ऑफ आपके बोल सकते हैं प्रोडक्शन कहलाएंगे, ठीक। फिर हम नेक्स्ट आते हैं किसमें, टू प्रोड्यूस आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे आपको गुड्स देना हो चाहे सर्विसेज जो है आपको अगर कुछ भी सेटअप करना है तो आपको ये 4 चीजें लगेंगी। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट्स स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई किसकी, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इवोल्यूशन की। अगर हम बात करें आप यहां पर समझिए, तो जैसे आप देखेंगे वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इकोनॉमिक्स was the 8th century BC, ठीक है। तो यहां पे ग्रीक फार्मर और पोएट जो जिनको हम बोलते हैं हेसिओड, who wrote the labor materials and the time needed to be allocated efficiently to overcome scarcity, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे जो इकोनॉमिस्ट हम बोला जाता है 8th सेंचुरी में, उन्होंने ही क्या किया था, रिकॉर्ड किया था और यहां पर लिखा था कि लेबर मटेरियल और टाइम लगेगा किसमें, पूरी रिसोर्सेस को एलोकेट करने में, ताकि हम जो स्कार्सिटी है उसको खत्म कर पाए, ठीक है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का आप प्रोडक्शन तब करोगे जब उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो कम रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। फिर हम आते हैं द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, आप इस पर रिसर्च करिएगा, ठीक है। एडम स्मिथ ने अपनी 1776 में एक बुक लिखी थी जिसमें का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation। तो यहां पर sparkled the beginning of the current western contemporary economic theory। तो यहां पर इन्होंने वेस्टर्न कंटेम्पररी इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में इस बुक में मेंशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आप देखेंगे बेसिक इकोनॉमिक की अगर हम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरह की होती है। एक क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, एक होता है कंजम्पशन और तीसरा होता है क्या, कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आप अगर कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पूरी जो टर्मिनोलॉजी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्शन कर तो दिया आपने, तो प्रोडक्शन करने से क्या होगा, आपके पास में डिमांड होनी चाहिए उसकी, तो वो जो कुछ एक सेट ऑफ ग्रुप होगा जो उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका कंजम्पशन की प्रोसेस रहेगी, और जब वो कंजप्शन होगा तो उससे आपको क्या जनरेट होगा, उससे आपको प्रॉफिट्स जनरेट होंगे, ठीक है, आपको वेल्थ जनरेट होगी, जिसके कारण आपका क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, आप लोगों की सैलरी दे पाएंगे। तो आपको अगर अपना प्रोडक्ट आप बेच पा रहे हैं, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तभी तो आपके पास में पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तभी आपका क्या होगा, कैपिटल जनरेट होगा, जिसको आप क्या करेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आप देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज होता है उनको इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। टू प्रोड्यूस द आउटपुट्स, तो आउटपुट यहां पर क्या हो जाएगा, आउटपुट यहां पर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपकी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाता है, ठीक। फिर देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको लगेंगी कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है तो, ठीक।
फिर हम आते हैं कि इसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें पता होने चाहिए। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिटेल अ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड आर पब्लिश्ड पीरियोडिकली बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर, अब आप देखिए कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है या आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, या आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आपको यहां पर क्या पता होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, आपके जो है एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, आपकी इनकम कितनी हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके लिए, क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, जो एक पर्टिकुलर स्मॉल वेंचर पे चलता है। ठीक है, पर अगर हम पूरे कंट्री लेवल की बात करें तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो यहां पर क्या क्या आ जाता है, आपका पर कैपिटा इनकम आ जाती है कि पूरे इंडिया में या पूरी कंट्री में हर पीपल की कितनी जो है आप देखेंगे कि इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, फिर एक और इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है आपका जीडीपी, जो मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा कि पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है एक साल में। ठीक है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री और इन अ गिवन ईयर। ठीक है, ये सारे आंकड़े जो हैं वो अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो आपको देती है। ठीक है, आपका जो भी ट्रेड बाहर से आता है और जो आपका इंडिया से बाहर जाता है, ये सारी चीजों का भी रिकॉर्ड होता है। कितना टैक्स जनरेट हुआ, कितनी वेल्थ जनरेशन हुआ, किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में, सारी चीजें जो है वो उसका एक पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। अभी आप जो है जाके देख सकते हैं कि आरबीआई जो है एक हैंडबुक निकालता है। ठीक है, तो हैंडबुक ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो आप यहां पर जो है उसमें पूरे स्टैट्स जो है वो दिए रहते हैं कि कितनी नेशनल इनकम हो गई, कितना जीडीपी हो गया, पर स्टेट का कितना हो गया। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक हैंडबुक रहती है, उसके जो फैक्ट्स हैं वो हम आपको आगे लेक्चर्स में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो अगला क्या हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आप देखोगे द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज चेंजेस एज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज, माइंस एंड यूटिलिटीज इन द कंट्री। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब, तो यहां पर जो गवर्नमेंट है वो आपको क्या देखती है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कि पूरे इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां से कितना प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्शन बढ़ा या घटा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक तरह से इकोनॉमिक फैक्टर कहलाता है। ठीक है, दिस डेटा इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्राइस इंक्रीजेस और सप्लाई शॉर्टेजेस इन नियर टर्म्स, स्लैक एंड टाइटनिंग इन द इकोनॉमी एक्सेट्रा। आप देखोगे कोई भी चीज की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, ज्यादा लोग खरीदने के लिए तैयार है, ज्यादा लोग पे करने के लिए तैयार है उस चीज को। ठीक है, तो उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है, आप देखते हैं कि अगर क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज जो है वो फिर सेल करती हैं, एंड ऑफ ईयर सेल करती हैं, तो क्या होता है वहां पर वो उनका जो पहले से प्राइस जो उनके गुड्स बने हुए रखे हैं, अब उनको सेल आउट करना है, तब तो जाके वो न्यू प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए भी कैपिटल चाहिए होता है नई चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या करते हैं वो यहां पर एंड ऑफ सीजन सेल निकालते हैं। तो वो सेल में क्या करते हैं, उसके प्राइसेस को कम कर देते हैं। प्राइसेस को कम कर देते हैं तो उससे क्या होता है, लोग की डिमांड बढ़ जाती है, तो लोग उसको खरीदते हैं तो उनके पास में क्या जनरेशन होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण वो अपने फिर से गुड्स पे इसको लगा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट डेटा, तो शार्प इंक्रीजेस इन द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस द इंडिकेट्स द प्रॉस्परस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन मे बी इमिनेंट इन द सिग्निफिकेंट डिक्रीजिंग ईयर। तो यहां पर आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है किसी देश का, तो इसका मतलब यह है कि वहां की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जितना ज्यादा आपका जो बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा लोगों के लिए। तो जितने ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए लेबर लगेगी, तो उसके लिए क्या जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप देखोगे कि अगर आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो मतलब हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्परस है और आगे बढ़ रही है। आप देखते हैं कि आपने एक टर्म सुना होगा रिसेशन का, तो रिसेशन में क्या होता है, जॉब्स चली जाती हैं लोगों की। रिसेशन का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी में आप देखोगे इतना पैसा ही नहीं है लोगों के पास अब। ठीक है, या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है खर्च करने को, तो वो कंपनीज भी क्या करती हैं, ले ऑफ कर देती हैं। ठीक है, तो ले ऑफ करती है तो वो उनके कारण क्या होता है, कट ऑफ कर देते हैं लोगों को, ताकि उनको सैलरी ना देना पड़े, उनके खर्चे बचे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो यहां पर क्या होगा, रिसेशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग इकोनॉमी आपका। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ले ऑफ्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है फिर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहां पे दिस मेजर द
This measure the level of retail price changes and the cost that consumers pay and is the benchmark of measuring inflation. ठीक है, तो यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, यहां पर कंज्यूमर जो प्राइस जिस तरीके से उसकी परचेजिंग पावर है उसमें क्या पे कर पा रहा है वो, ठीक है, उसका इंडिकेटर है ये। ठीक है, तो ये बेंचमार्क सेट करता है किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए। अब आप देखेंगे कोई चीज महंगी हो जाती है, ठीक है, सपोज आपको कोई मोबाइल खरीदना है, तो अगर वो मोबाइल जो है वो सस्ता होगा तो आप वेट करते हो कि हाँ चलो ठीक है अभी अभी लॉन्च हुआ है, कुछ दिन वेट करते हैं, जब तक मार्केट में दूसरा मोबाइल आएगा तो इसके प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, तब मैं इसको ले लूंगा। ठीक है, पर क्या हुआ कि वहां पर एक समय पे उस मोबाइल की डिमांड बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई तो क्या हो जाता है, यहां पर इन्फ्लेशन का रोल आता है, यहां पे महंगाई बढ़ने लगती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमी में पैसा जो है लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब आदमी के पास पैसा है तो वो खर्च करना चाहता है उसको। ठीक है, तो फिर यहां पर इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो जाता है, महंगाई। ठीक है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और उसमें अगर कंज्यूमर का क्या एक्शन रहेगा वो हम किससे मेजर करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से करते हैं। फिर this reports an important economic indicator and its releases can increase volatility in equity, fixed income and forex market। ठीक है, तो यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कारण ही आप देखेंगे फॉरेक्स मार्केट भी जो है, इक्विटीज जो है, इनकम्स जो है, ये सारी जो है इस पे डिपेंड करती हैं। अब आते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आपने बहुत से सिस्टम्स पढ़े होंगे, आपने कम्युनलिज्म सुना होगा, आपने सोशलिज्म सुना होगा, आपने कैपिटलिज्म सुना होगा। ये सब क्या है, ये एक तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो पहला होता है प्रिमिटिविज्म। प्रिमिटिविज्म का मतलब क्या हो जाता है कि यहां पर आपकी जितनी जरूरतें हैं आप सिर्फ उसी को पूरा कर रहे हो, खुद से प्रोड्यूस भी कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप देखते हैं कि कभी कहां होता है कि गांव में अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर लोगों के पास में जमीन है, ठीक है, वो उसी खेत में उगाते हैं और खुद अपना खर्चा पानी निकाल के अपना खाना पीना करते रहते हैं। तो इस तरीके की इकोनॉमी क्या कहलाएगी, इस तरीके की इकोनॉमी प्रिमिटिविज्म के अंदर आती है। तो यहां पर इन प्रिमिटिव एग्रेरियन सोसाइटी इंडिविजुअल प्रोड्यूस नेसेसिटीज फ्रॉम बिल्डिंग ड्वेलिंग्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हंटिंग गेम एट द हाउस होल्ड और ट्राइबल लेवल। तो यहां पर जो प्रिमिटिव लेवल इकोनॉमी हम बात करते हैं, तो यहां पे जितनी आपकी नेसेसिटी है आप उतना ही काम करेंगे, आप उसका जो है उसको लेके अपनी नेसेसिटीज को पूरा करते हैं। तो इस तरह की इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिविज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला सिस्टम आएगा इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है क्या, सामंतवाद। तो यहां पे आप देखेंगे इट वाज डिफाइंड बाय द लॉर्ड्स हु हेल्ड द लैंड एंड लीज्ड इट टू द पीजेंट फॉर प्रोडक्शन हु रिसीव्ड द प्रॉमिस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द लॉर्ड। तो यहां पर फ्यूडलिज्म जो है वो पहले के टाइम पे आप देखेंगे कि हिस्टोरिक टाइम पे हम देखें तो मेडाइवल और मॉडर्न टाइम्स में आपको देखने को मिलता था। ठीक है, तो क्या होता था, यहां पर जो भी बड़े बड़े जमींदार होते थे वो क्या करते थे, जो भी आपके पीजेंट्स हैं उनको लैंड लीज पे देते थे और फिर उनसे क्या मिलता था, उनको उनसे रेवेन्यू मिलती थी। ठीक है, तो अब क्या होता था, इसी को हम क्या बोलते थे, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते थे फ्यूडलिज्म। ठीक, अगला क्या होता है आपका, कैपिटलिज्म होता है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, आपने जनरली सुनते रहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ प्रॉफिट पे ही अपना पूरा ध्यान लगाता है। अगर फायदा हो रहा है तो ये काम करेंगे, नहीं हो रहा तो ये काम नहीं किया जाएगा, चाहे आपके देश की भलाई हो रही हो, चाहे आपका देश जो है वो डाउनवर्ड हो रहा हो। ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यहां पर अब क्या बात हो रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो क्या हुआ था, मशीनरीज का काम हो गया था। ठीक है, सप्लाई बढ़ चुकी थी, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ चुका था। ठीक है, अब लोग जो क्या कर रहे थे, पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन कर रहे थे किसमें, प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन के साथ में ही उनको क्या मिल रहा था, प्रॉफिट्स मिल रहे थे। तो इस तरीके से पूरी एक इकोनॉमी का पूरा सिस्टम चेंज हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो यहां पे विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन capitalism emerged and is defined as a system of production where business owners organize resources including tools, workers and raw materials to produce goods for the market consumption and earn profits। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कैपिटलिज्म में कि बिजनेस ओनर्स जो है वो सारे पूरे टूल्स और मार्केट्स और सारी मशीनरीज को इकट्ठा करेंगे, ताकि फिर क्या करेंगे, वो प्रॉफिट कमाएंगे, उसके उनका प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्रॉफिट्स होगा। ठीक है, फिर यहां पर आप देखोगे फिर अगला सिस्टम आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म जो है आप देखेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी देखा जाए तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के बीच की है एक तरह से। ठीक है, जहां पर आपका काम रहता है कि जहां पे प्रॉफिट्स हो सकते हैं तो वहां पर प्रॉफिट को देखा जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो, और फिर यहां पर जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट लोगों के लिए काम कर रही है, तो वो एक तरीके से सोशलाइज होना कहलाएगा, सोशलिज्म के अंदर आएगा।
ठीक है, यहां पे प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा। ठीक है, आप बहुत से लोगों को देखते होंगे कि जो क्या करते हैं, खुद एक बहुत बड़े आप देख सकते हो कि पोस्ट पे हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो क्या करते हैं, बाकी लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, भले ही उनको घाटा हो रहा होगा इस चीज से। अगर आप देखते हैं कि सपोज लैपटॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, तो बहुत सी कंपनीज रहती हैं जो लैपटॉप्स को क्या करती हैं, बच्चों को देती हैं बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, मतलब उसकी कॉस्ट जितनी है उससे कम प्राइस में भी दे रही है। क्यों दे रही है? ताकि लोगों का अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है, सोशल कॉज के लिए दे रही है। तो इस तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सोशलिज्म बोलते हैं। तो यहां पे आप देखोगे सोशलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव प्रोडक्शन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक सोशलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर देयर इज लिमिटेड और हाइब्रिड प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, तो यहां पे प्राइवेट और लिमिटेड हाइब्रिड पार्टनरशिप रहेगी, ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इन द सिस्टम प्राइजेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर नॉट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स यूज्ड टू एस्टैब्लिश हु एंगेजेस इन द प्रोडक्शन एंड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। यहां पर इस सिस्टम में क्या होगा, प्रॉफिट लॉसेस इन सब का कोई मैटर नहीं करेगा। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कब प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। यहां पर हमें लोगों की भलाई के लिए अगर प्रोड्यूस करना है तो करना है। ठीक है, आप देखेंगे दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में चलती जन रसोई, 1 रुपए लेते हैं और खाना खिलाते हैं। तो अब आप खुद बताओ, 1 रुपए लेके खाना खाने में क्या जो खाना दे रहा है, अगर क्वालिटी दे रहे हैं तो क्या 1 रुपए में वो पॉसिबल है? क्या नहीं है। ठीक है, आपको फंड रेज करके, आपको अपना खुद का पैसा लगा के लोगों के लिए ये करना पड़ रहा है ताकि लोग भूखे ना रहें। तो वो 1 रुपए जो ले रहे हैं उसके कारण आप देख रहे हो, अगर आप कहीं पे भी खाने जाएंगे, अगर नॉर्मल भी आपको कुछ खाना है तो कम से कम 40 से 50 रुपए मिनिमम आपको चाहिए पेट भरने के लिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 1 रुपए में खिला रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, सोशलिज्म के अंदर आएगा। अगर पूरे देश में इसी तरह की चीजें चल रही है, गवर्नमेंट इसी तरह का काम कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी कराएगी, जिसमें आपके लोगों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर फिफ्थ जो रहेगा वो होगा क्या, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है, कम्युनिज्म होल्ड्स दैट ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज सेंट्रलाइज्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड सेंट्रल प्लानर्स विद कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कम्युनिज्म में क्या होगा, पूरा एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी रहेगी, जो भी एक सेंटर पे पावर है वो सारी चीजों को गाइड करेगी, किस तरीके से प्रोडक्ट करना है, क्या रेट पे बिकेगा, क्या उनके प्रॉफिट्स होंगे, क्या उनके लॉस होंगे। ठीक है, तो ये जो थे हमने 5 तरीके के क्या पढ़े, इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़े। नेक्स्ट हम आते हैं क्या, अब हमें समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी जो लेक्चर चल रहा है, एक आपका बेसिक फाउंडेशन बनाएंगे हम इकोनॉमी का। ठीक है, फिर आप देखोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक बहुत ही नैरो टर्म है। नैरो टर्म का मतलब क्या हो गया कि यहां पर इसका दायरा जो है वो बहुत छोटा है। अगर हम एज अ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, आप जो क्या कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब आपने आज सपोज आपकी सैलरी 70,000 थी, अब आपकी सैलरी जो है वो 90,000 हो गई, तो वो आपका क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होगा कि प्रोडक्शन में बढ़ जाना। प्रोडक्शन बढ़ गया तो कंजप्शन बढ़ा होगा, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है, तो मनी का फ्लो बढ़ने लग जाएगा पूरे नेशन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो यहां पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सब में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो वेस्ट टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें तो पहले क्या करना है, अमाउंट ऑफ फिजिकल कैपिटल और ग्रुप जो है इकोनॉमी में वो बढ़ा दो। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि न्यू और बेटर टूल्स दे दीजिए आप लेबर्स को, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। फिर प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी से क्या होगा, लेबर का कॉस्ट भी कम होगा, साथ में आप देखेंगे प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे, तो ये भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का तरीका कहलाएगा आपका। ठीक है, फिर आप साथ में देखेंगे थर्ड वे की अगर हम बात करते हैं तो लेबर को बढ़ा दीजिए, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, और लास्ट अगर हम बात करें इसकी तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। पर अब हम बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम देख रहे थे तो वो एक नैरोअर टर्म था कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्या है, वाइडर टर्म है। यहां पर आपका सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ रहा, आप सोशली, कल्चरली, ठीक है, आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे सारी चीजों में आप बढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगी। ठीक है,
तो यहां पे आप देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन मटेरियल एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पर पूरी सोसाइटी एज अ होल डेवलप हो रही है। पैसा आने से आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर कोई गरीब परिवार का कोई व्यक्ति जो है अगर कोई अच्छी नौकरी में लग जाता है तो उसका पूरा परिवार डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा मिलने लगती है, उनके मां बाप को जो है अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलने लगती हैं। तो ये क्या होगा, ये एक परिवार के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और साथ में ही अगर आप बात करें एज अ नेशन की हम बात करें तो अगर आप देखेंगे जिस तरीके से सोशल आपका कल्चरल और पॉलिटिकल जो आप बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि एक समय था कि जब इंडिया में हमारे पास में खाने की कमी हो रही थी, ठीक है। हम बाहर से दूसरे देशों से हेल्प मांग रहे थे कि हमारे लिए खाना भेज दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वो उस टाइम पे जो था तो वो हम उस कंडीशन से अब जो है अब हम क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कहलाएंगे, ठीक है। हालांकि हमारी कंट्री एज अ डेवलपिंग कंट्री वो बाकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके है, पर इकोनॉमिकली डेवलप्ड तब के समय से अभी तक हम जो है हो गए हैं, ठीक है। कि हमें दूसरे देशों की हम मदद कर पा रहे हैं, चाहे कोई हम दवाइयां भेजना हो, चाहे राशन भेजना हो, हम दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं, ना कि हेल्प मांगनी पड़ रही है। तो ये पूरा जो है वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो जाता है कि सिर्फ पैसा बढ़ना, प्रोडक्शन बढ़ना, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली हर तरीके से आप बढ़ रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। इट contains changes in the resources supplies, ठीक है, rate of capital formation, size and consumption of the population, technologically, skills and efficiency, institutional and organizational setup, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस consisting of a long chain of interrelated changes in fundamental factors of supply and the structure of demand leading to the rise in the net national income of the country in the long run, ठीक है। फिर on the whole the economic growth is a narrower term. It involves increase in the output in the quantitative terms, but the economic development includes changes in the quantitative terms such as social attitudes and customs along with the quantitative growth and outputs, ठीक है। तो अभी तक हमने यहां पर क्या देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे जो पहला टॉपिक रहेगा जिसमें क्या है, आपको पढ़ना है सैलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग। हमें यहां पे क्या पता है कि सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए सैलेंट फीचर्स का मतलब क्या होता है। तो दीज आर द प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहां पर अभी हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसके फीचर्स की हम बात करें तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है आपके फीचर्स उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली आती है आपके क्या, डाइवर्सिटी। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, ठीक है। यहां पर भांति भांति के लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि कुछ की लैंग्वेज अलग है, कुछ का कल्चर अलग है, कुछ की ट्राइब्स अलग है, सारी तरीके के लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी हमारे यहां पे देखने को मिलेगी। ऊपर आप जाएंगे तो आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, फिर प्लेन्स मिलेंगे, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, डेजर्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, बीचेस वगैरह देखने को मिलेंगे, आपको फॉरेस्ट मिलेंगे देखने को। तो हर जगह की इकोनॉमी अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, ठीक है। आप यूरोप में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि वहां पे आपको इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि नेशंस छोटे हैं, लोग वहां पे कम हैं, ठीक है। आप देखेंगे फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही कम रहेगी, लोग पर्टिकुलर तरीके का ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फिर हमारे रहने सहने का तरीका अलग है, हमारी भाषाएं अलग हैं, ठीक है, हमारी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो अलग है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग अलग है, ठीक है। अगर हम नॉर्थ और साउथ के क्लाइमेट को कंपेयर करें तो डिफरेंस है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिफरेंट है। तो यहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो उसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई होती है, ठीक है। अगर आप बैंगलोर साइड जाएंगे जहां पर क्या हो रहा है, आपकी फैक्ट्रीज और ये सारी चीजें जो है, सर्विसेज जो है उसका बूम हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे यहां पर देख सकते हैं, आप देखेंगे झारखंड और छत्तीसगढ़ वहां पे माइंस का एरिया ज्यादा है तो ज्यादातर लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट रहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में और नॉर्थ के एरिया में जाएंगे तो वहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है किसमें, इकोनॉमी में, इंडिया के, ठीक है। तो इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स ज्योग्राफी, कल्चर एंड डेमोग्राफिक्स। दिस डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री। डिफरेंट रीजन स्पेशलाइज इन द वेरियस इंडस्ट्री क्रिएटिंग रिच एंड वेरिड इकोनॉमिक लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम किसमें,
एग्रीकल्चर डोमिनेंस में। तो हमारे इंडिया में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर का डोमिनेंस रहा है हमेशा से। चाहे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी भी एग्रीरियन इकोनॉमी है, ठीक है। इंडिया भी एक तरह से एग्रीरियन इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमी या ज्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन द सेंचुरीज। A large portion of population is still employed in the agriculture। क्यों है एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारी? क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग जो है वो एम्प्लॉयड रहते हैं एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टू परस्यू देयर लाइवलीहुड। ठीक, अब यहां पर हम फैक्ट्स की बात करेंगे। In 2011, about 58% of India's working population was engaged in agriculture। तो ये आपका क्या होगा, फैक्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो यहां पर हमारे फैक्ट्स भी रहेंगे, हम करंट अफेयर्स भी आपको ऐड करके देंगे, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ने जाओगे तो रिसर्च ज्यादा लगेगी, आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख रहे हो तो आपको अच्छे से पूरा कंटेंट जो है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक। फिर इन 2011 अबाउट 58% जो है वो क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे, ठीक है, पॉपुलेशन। फिर अगर हम बात करें, इन स्पाइट ऑफ दिस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ओवर 17%। आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, 58% लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। और उसका पार्ट, अब इतने सारी लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उनका एक तरह से कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होना चाहिए। तो वो कितना कंट्रीब्यूशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं 17% ही था सिर्फ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि बहुत कम होता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जो होता है वो हमारे यहाँ पे सीजनल चलता है, ठीक है। जब सीजन नहीं है, जब सूखा पड़ गया, जब पानी नहीं आया, तो यहां पर जितने लोग हैं वो क्या कर लेते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे जो है आप बोल सकते हो एक तरीके हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स जो हैं। तो उस तरह का एक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सपोज एक आपके पास में लैंड है, उसमें 5 लोग की फैमिली है, ठीक है, वो 5 लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर पे, ठीक है। कहने को तो वो 5 लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, पर वही काम अकेला सिंगल व्यक्ति भी कर सकता है और उसकी जगह पे 4 लोग लगे हैं। तो एक तरीके से वो 4 लोग क्या हैं, आपके अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे, ठीक है। मतलब वहां पर वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे, जितना आपके पास में लैंड है वो एक लोग भी अगर काम करेंगे तो उससे हो जाएगा, पर वहां पे 5 लोग एंगेज्ड है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर मेजर कंसर्न की बात करें तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है वो वेरी लेस है हमारे यहाँ पे। हमारे पे हैवी पॉपुलेशन जो है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा आपको एग्रीकल्चर पे भी इनपुट और आउटपुट डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आप एक और तरीके से देख सकते हो कि एग्रीकल्चर में हम बात कर रहे हैं तो जितना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल पाता फार्मर्स को, ठीक है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी डिमांड जो है वो तो जितनी थी उतनी ही है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जितनी लागत लगी उससे कम जो है उनको उसका मुआवजा मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। थर्ड फैक्टर होगा हमारा, थर्ड जो फीचर बोलेंगे उसको क्या होगा, सर्विस सेक्टर ग्रोथ। तो हमारे यहाँ पे पास्ट में अगर हम देख रहे हैं इंडिया में, तो सर्विस सेक्टर जो है वो बूम कर रहा है। हमारे यहां पर ह्यूमन जो स्किल्ड पॉपुलेशन है अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बाहर के नेशंस में क्या होता है, बाहर के नेशंस जो है वो हमारे यहाँ के पीपल को हायर करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो कंपनी खुल रही है आईटीज, वो बाहर का काम करती हैं, ऑडिटिंग का हो चाहे किसी भी चीज का हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमारी सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर रहा है। हमारे यहाँ पे आईटी हब्स जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे यहाँ आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पॉपुलेशन साइज एंड डेमोग्राफिक्स। पॉपुलेशन साइज की अगर हम बात करें तो भाई हमारे यहाँ के वर्ल्ड में अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी इंडिया की हो गई है। डेमोग्राफी हमें पता है हमारी कैसी है, ठीक है। डेमोग्राफी में आप देखेंगे हमारे पास में सी रूट भी अवेलेबल है, ठीक है, और साथ में हमारी बॉर्डर्स जो हैं वो ऊपर से हम जो है एक तरीके से लैंड लॉक्ड है। तो यहां पर उसमें भी आपको डिपेंड करेगा कि हमारी जो कंट्रीज है उनसे रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। अगर हमें अपना माल एक्सपोर्ट करना है तो हमें सी रूट लेना पड़ता है, हम पाकिस्तान से नहीं बेच पा रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखना पड़ेंगी। तो ये भी क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा किसमें, आपका फीचर्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की। तो यहां पे अर्ली 1990s में आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उनको लिबरल किया गया, ठीक है, ताकि बाहर के लोग जो हैं वो हमसे ट्रेड रिलेशन बना सकें, ठीक है, और हम वर्ल्ड लेवल पे लोगों के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। दिस शिफ्ट ओपनड अप द इकोनॉमी to the international trade and investment leading to the increased economic irrigation
विद द ग्लोबल कम्युनिटी। अभी आप रिसेंट की टाइम्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर जितने भी वेस्ट के बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सभी यहां पर इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले साल जो आप देखेंगे कि अगले 10-12 साल जो है वो इंडिया के बूम हो सकते हैं। ठीक है, वेस्ट में आप देखेंगे कि ट्वीट्स वगैरह जो है वो लोग करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन कि अगर आपको अब बिलियनियर बनना है तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा, अपने फैक्ट्रीज जो है वो इंडिया जाना पड़ेंगे। ठीक है, एप्पल हो, टेस्ला हो, ये सारे जो है वो इंडिया में आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर की, तो वो क्या होगा आपका इनफॉर्मल सेक्टर। अब आप देखो, अगर हम बात करें तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको पूरा एक 11 मार्कर जो है, जो अब 10 नंबर का आएगा, वो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा सकता है कि ठीक है कि आप इनके फीचर्स बता दीजिए। तो हम यहां पे आपको कम से कम 13 से 14 पॉइंट्स जो है वो उसके दे रहे हैं, उसके फैक्ट्स भी दे रहे हैं उन सारी चीजों को, तो वो आप अपना आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर इससे हो जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या हो जाता है? A substantial portion of economic activities in India takes place in the informal sector. इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब जैसे आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, ठीक है, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे चाय वाले हों, चाहे पान वाले हों, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट तो ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने गुड्स बेच के। ठीक है, पर ये रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर आता है, और सबसे बड़ा सेक्टर जो है हमारे इंडिया में वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो ये स्मॉल केस इंटरप्राइजेस जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लेबर, इनको हम क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में इनका बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। फिर आते हैं हम पब्लिक सेक्टर प्रेजेंस। तो यहां पर हमारे यहां पे पब्लिक सेक्टर भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे ओएनजीसी हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, ठीक है, आपका कोल इंडिया हो गया, ये सारे क्या है? पब्लिक सेक्टर्स हैं। ठीक है, पीएसयूज भी बोलते हैं हम जिनको। तो यहां पर क्या होता है? गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसीज हैं जो पर्टिकुलर काम को करती हैं। ठीक है, तो इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक सेक्टर प्रेजेंस विद गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। तो पब्लिक सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? इंडिया का एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फिर बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब यहां पर पॉवर्टी मतलब देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और आप देखेंगे गरीबी भी बहुत है हमारे यहां पे। ठीक है, गरीबी के साथ साथ इनइक्वालिटी बहुत है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पास में वेल्थ सबसे ज्यादा है, और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन के पास में वेल्थ कम है। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी इंडिया की इकोनॉमी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो यहां पर आप देखेंगे जितना ज्यादा हम इंडिया में बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, तो हमें उसके लिए भी कंसर्न रहना पड़ेगा। तो ये भी एक वन ऑफ द फीचर है हमारी इंडियन इकोनॉमी का कि यहां पर हम इन्वायरमेंट पे भी जोर देते हैं। ठीक है, एंड इंडियन इकोनॉमी फेसेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। हमारे यहां पर आप देखेंगे रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, हर व्यक्ति गांव से जो है वो शहर आने के लिए काम करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी, वहां पर उनके लैंड पे स्ट्रेस आएगा। ठीक है, अब लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए चाहिए, उनको खाने के लिए चाहिए वहां पर सारे। ठीक है, आप देखेंगे कि जितने लोग एग्रीकल्चर में क्या है एंगेज्ड हैं, उनके बच्चे चाह रहे हैं कि हम वो एग्रीकल्चर में आगे ना जाके क्या करें, सर्विस सेक्टर में जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा है। ठीक है, और वो अपने मां बाप को देख रहे हैं कि यहां पर ये जो है कर्जे में डूबे हुए हैं। तो यहां से आप देख रहे हो कि एक इनइक्वालिटी भी क्रिएट होती है, और साथ में एक आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल कंसर्न भी डेवलप होता है। ठीक है, आप देखेंगे ओवर ग्रेजिंग होती है। ओवर ग्रेजिंग, अगर जितनी ज्यादा आपके पास में कैटल्स वगैरह होंगी तो आप पूरा लैंड को ग्रेज करेंगे, तो वहां से क्या होगा? एक इकोनॉमिक कंसर्न भी डेवलप होगा। हो सकता है कि आप यहां पर देखेंगे कि भले ही इकोनॉमिकली वाइज आप जो है ग्रोथ करते जा रहे हैं, पर यहां पर इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट चलते पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इंडियन इकोनॉमी ऑपरेट्स विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। तो यहां पे आप देखेंगे कि इफ यू वांट टू सेट अप एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तो यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। तो यहां पर जो रेगुलेशन और पॉलिसीज के हम बात कर रहे हैं, तो ये इशू कौन करता है? इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपको सेट ऑफ रूल्स, सारे आपको लाइसेंसेस जो है वो लगने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें भी जो है आपको इंडियन इकोनॉमी के फीचर में दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो इट इज द इंडिया इज नोन इन द वर्ल्ड एज अ कंट्री विद द लो पर कैपिटल इनकम। लो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि जितनी पूरी पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब जितनी इनकम है पर पॉपुलेशन। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के वाइज में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उसके कारण हमारी लो पर कैपिटा इनकम आती है, चाहे कितनी भी नेशनल इनकम बढ़ा दी जाए। और अगर हमारा यहां पर देखेंगे पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है तो उसके लिए हमें नेशनल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और पॉपुलेशन को
कंट्रोल करना पड़ेगा। ये रेशो है ना, अगर आप देखोगे रेशो मतलब क्या होता है, A:B, ठीक है। अगर आपको रेशो बढ़ाना है तो आपको न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर घटाना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिक्स है यहां पर, ठीक है। फिर इट गिव्स द आइडिया अबाउट द एवरेज इनकम पर पॉपुलेशन। अब यहां पे आप देखोगे इंडिया पर कैपिटा इनकम अगर हम फॉर द ईयर की बात करें 2012-13 में, तो ये कितनी एस्टिमेट करी गई थी, ये एस्टिमेट करी गई थी 39,168। मतलब साल 2012-13 में पर कैपिटा इनकम हर व्यक्ति की इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपए थी साल की, ठीक है। तो ये इससे आप देखो, अब जिसके पास में पैसा कम होगा वो अपनी जरूरतों को ही बस पूरा कर पाएगा, ठीक है। उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजों की कमी रहेगी, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर्स होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, दिस कम्स अबाउट 3264 पर मंथ, ठीक है। 3200 रुपए हो रहा है एक तरीके से पर मंथ, ठीक है। ये हमारी पर कैपिटा इनकम थी साल 2012 में। अगर हम एग्जांपल में देखें तो पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए इज 15 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइल चाइनाज पर कैपिटा इनकम इज मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर बाकी जो देश हैं उनकी अगर हम यूएसए की बात करें तो उसकी 15 गुना थी हमारी पर कैपिटा इनकम से, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। तो भाई पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गई है हमारी, ठीक है। लगभग 140 करोड़ लोग हो चुके हैं। 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं तो यहां पर फैक्ट जो है 2011 का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी जो सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 121 करोड़ जो थे वो 2011 में हमारे यहां पे लोग थे, जिसमें से आप देखेंगे इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 1% ड्यूरिंग 1990s to 2001. After 1921, India's population increased very fast because of the birth rate declined because slowly while death rate declined very fast, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम यहां पे, तो जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो बढ़ रहा है हमारे यहां पे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनकी लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, चाहे आपका लैंड हो चाहे फूड हो, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हमने उस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया, अपनी एग्रीकल्चर को उतना सस्टेन नहीं कर पाए, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करना पड़ रहा है ताकि हम उनकी डिमांड को क्या कर पाए, पूरा कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट है शायद ये हमारा, तो ये क्या है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन 2011-12 अबाउट 269.3 मिलियन पीपल इन इंडिया वेयर पुअर, ठीक है। तो आप देखेंगे 269.3 मिलियन पीपल जो है वो इंडिया में पुअर थे एज पर द रिपोर्ट, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे पूरी पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें से गरीबी हमारे यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है। तो अब इसीलिए गरीबी है हमारे यहां पे, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को भी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। तो वो एक तरीके से हमारा सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है। फिर यहां पर जो है कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, ये आपको डिस्कस करने होंगे, ठीक है। तो इन 2018 अबाउट 8%, in 2018 about 8% of the world's worker and their families lived on less than US 1.90 per person per day। ये किसने दिया था, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में एक फैक्ट है। तो यहां पर जो है आज हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस किया है, ठीक है। और यहां पे हमने आपको इकोनॉमी का बेसिस भी बताया। अब साथ में ही जो है कल से हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम फुल फ्लेजेडली यूनिट 1 को टारगेट करते रहेंगे। आज हमने उसका पहला पॉइंट जो है आपका जो बोल सकते हैं हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको डिस्कस किया है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि यहां पर आपके पास में मौका है, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं सेल्फ तरीके से वो आप करते चाहिए, पर साथ में ही एक एक दो लेक्चर हमारे आप लेते चलिए जिसके कारण आपका बेसिस बन जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।